सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का विजन पाथ लर्निंग्स यूट्यूब चैनल्स पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम करेंगे सोलर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास जो हमने शुरू की थी उसमें हमने पढ़ा था इसके ब्रह्मांड के बारे में, और हम ज्योग्राफी जो स्टार्ट कर रहे हैं ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, और एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं। तो पिछली क्लास हमने सूर्य को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। आज जो हमारी क्लास होगी हम अपनी प्लैनेट्स, जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स 9 प्लैनेट्स जितने भी होंगे, सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो दिल थाम करके बैठ जाइए दोस्तों, और कॉपी पेन अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा। जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा आप उसे नोट करते जाएंगे, और जिन चीज़ों को कहूँगा समझते हुए चलेंगे कि कोई भी विषय अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, अगर अपने एग्जाम पे से, तो सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए पहले आपको समझ विकसित होनी चाहिए। और समझ अगर आप एक बार समझ विकसित कर ले गए तो आप उस सब्जेक्ट्स में महारथी हो जाएंगे। हमारा उद्देश्य है आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराना, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को कवर कराना, और सारे टॉपिक्स को एक बाय वन करते हुए हम कवर करते चल रहे हैं। अभी आज की हमारी सेकंड क्लास होगी, और इस लेक्चर पे हम कंप्लीट जो है प्लैनेट्स, जितने भी हमारे 8 प्लैनेट्स 9 प्लैनेट्स हैं, सारी फैक्ट्स को जानते हुए चलेंगे और प्रत्येक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा सोलर सिस्टम। ओके, चलिए देखिए, हमारे जो सोलर सिस्टम में टोटल प्लैनेट्स हैं, हमारा जो सौर परिवार है, हमारा जो सौर परिवार हमारे सौर परिवार में 8 प्लैनेट्स हैं, जो कि आपको मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। टोटल नंबर जो है इनके वो 8 प्लैनेट्स हैं। और 8 प्लैनेट्स में हमने सन क्या है, सन हमारा एक स्टार है। क्या है दोस्तों? स्टार। सूरज एक तारा है। और हमने बताया था कि हमारा जो सन है, पहले बात करते हैं इसकी लोकेशंस के बारे में। तो देखिए, जो हमारा मिल्की वे है, मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी ये कहाँ पर, ये दोस्तों एग्जिस्ट करता है यहाँ पॉइंट से, और सेंटर से, मिल्की वे के सेंटर से यहाँ तक की दूरी मैंने बताया था कितना है, 30,000 किलोमीटर। 30,000 किलोमीटर नहीं, इसको लाइट ईयर कह सकते हैं दोस्तों। कितना? लाइट ईयर कहते हैं। क्योंकि दोस्तों जितने भी हम अंतरिक्ष की चीजों को पढ़ते हैं, और अंतरिक्ष में जो यूनिवर्स के अंदर अगर हम किसी भी प्लैनेट्स या स्टार्स, जो भी हम उनकी जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो लाइट ईयर में मेजर करते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारा जो सन है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है अर्थ के, मतलब कि जो मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे किनारे। और जो हमारी गैलेक्सी है वो गैलेक्सी का आकार कैसा, सर्पिलाकार है दोस्तों, सर्पिलाकार। मतलब जैसे कि आपको मैं कैसे बता दूं सर्पिलाकार, जैसे एक ब्रेड के ऊपर दूसरा ब्रेड, दूसरा ब्रेड के ऊपर तीसरा ब्रेड, ऐसे ब्रेड रखते जाएंगे ना, तो इसी के बीचों बीच हम, मतलब हमारे स्टार्स तैरते हैं, और इसी का चक्कर लगाती है हमारा सन। और हमारे सन के साथ कौन चक्कर लगाता है? हमारे सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न एंड जुपिटर, सैटर्न, सारे प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और तो आज हम सभी इन प्लैनेट्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारे जो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। वो 8 प्लैनेट्स में दोस्तों मैं अगर बात करूं तो 4 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो, जिन्हें क्या कहा जाता है, इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। ये चारों जितने प्लैनेट्स हैं ये इनर प्लैनेट्स हैं। कौन से प्लैनेट्स हैं? इनर प्लैनेट। ठीक है दोस्तों, ये इनर प्लैनेट है। ठीक है, इनर प्लैनेट्स। इन प्लैनेट्स की क्या खूबी है दोस्तों? तो ये जो चारों प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनके पास अपनी खुद की क्या है दोस्तों,
अपनी खुद का सरफेस है, मतलब जमीन है, खनन है, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और इनके मून्स भी हैं। ठीक है। बाकी दोस्तों, ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, ये हमारे आउटर प्लैनेट्स होते हैं। कौन से होते हैं? ये आउटर प्लैनेट हैं। ठीक है, सॉरी, आउटर प्लैनेट, मतलब इन्हें इनर प्लैनेट्स क्यों कहा जाता है? ये वो प्लैनेट्स हैं दोस्तों जो सूर्य के नजदीक से होते हैं। ठीक है, ये सन के नजदीक हैं। और आउटर प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स कहलाते हैं जो सूर्य से दूर जाते हैं। इतना क्लियर है दोस्तों? आउटर और इनर प्लैनेट्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से आउटर प्लैनेट्स कौन है, निम्न में से इनर प्लैनेट्स कौन है। तो एसएससी हो, आपका बैंक हो, रेलवे हो, जिसमें जिस एग्जाम में भी अगर जीएस जीके जीएस पूछी जाती है तो सब जगह पूछा जाता है। ठीक है, इतना। चलिए आगे की चीजों को समझते हैं। तो सौर मंडल की जो पिंड्स, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ए आईओयू के अंतर्गत जो कि प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को निम्न 3 श्रेणियों में बांटा गया है। परंपरागत जो ग्रह हमारे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अनु और वरुण। ठीक है, कौन कौन से? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे हमारे प्लैनेट्स हैं। दिस इज आवर सोलर सिस्टम प्लैनेट्स। ठीक है, और इनकी संख्या 8 है। तो अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया वो एकदम बेसिक चीजें पढ़ा रहा था। ठीक है, इसके बाद आता है बौने ग्रह। बौने ग्रह दोस्तों किसे कहते हैं? तो परंपरागत ग्रह तो हमारे यही सारे हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। ठीक है, एंड यूरेनस और नेपच्यून्स। बौने ग्रह कौन होते हैं? जो प्लूटो जैसे। हम पहले माना जाता है कि पहले हमारे जो ग्रह थे वो 9 थे, और 9वां ग्रह जो था वो प्लूटो था। कौन था दोस्तों? प्लूटो। लेकिन ये बौना ग्रह था, एक तरीके का कैसा था? बौना ग्रह। इसे बौना ग्रह माना गया वैज्ञानिकों ने देखा, क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब बहुत दूर है, छोटा सा है। ठीक है, इसे चिरान सेरस 2023 यूबीएन 3131 ऐसे करके इसका नाम। ठीक है, ये 2003 यूबी 313 एंड कोरोन एंड सेरस, ये सारे प्लैनेट्स जो होते हैं ये बौने ग्रह कहलाते हैं। तो बौने बौने ग्रह आपको पता, जिसमें बहुत छोटे, जो मतलब कि हमारे ग्रह की श्रेणी में नहीं। लघु सौर मंडलीय पिंड, धूमकेतु के बारे में पढ़ेंगे, उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे, व अन्य छोटे खगोलीय पिंडों के बारे में भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने बताया, देखिए ग्रह, ग्रह होने के लिए कौन कौन सी परिभाषा है? वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। मतलब अगर हमारे सौर मंडल में जितने भी प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, तो ग्रहों को अपनी परिभाषा देनी पड़ती है। परिभाषा मतलब किस आधार पर उन ग्रहों को हम अपने सौर मंडल के अंदर मान सकते हैं कि नहीं, ये हमारे प्लैनेट्स हो सकते हैं या यह एक ग्रह हो सकता है। पहली शर्त क्या है? कि जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। पहला मतलब जो हमारा सन है, सन के चारों ओर क्या करता हो? वो चक्कर लगाता हो। दूसरा, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। और तीसरा, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो। ग्रहों की उपर्युक्त परिभाषा INU के प्रयोग सम्मेलन अगस्त 2006 ईस्वी में तय की गई थी। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम प्लूटो को श्रेणी के से निकाल दिया गया, क्योंकि वह हमारी श्रेणी में आता ही नहीं था, मतलब प्लैनेट्स में आता ही नहीं था, इसलिए उसको बाहर कर दिया गया। परंपरागत जो ग्रह से हमारे कितने थे? 9 थे, लेकिन इसको बाहर कर दिया गया, घटा करके 8 रह गई। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया और इन ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला विभाजित जो मैंने आपको बताया था, पार्थिव या आंतरिक ग्रह, जिसे टेरेस्ट्रियल्स या इनर प्लैनेट्स कहते हैं। मैंने बताया था ना दोस्तों, 4 हमारे इनर प्लैनेट्स हैं। पहला है बुध, जिसे हम मर्क्यूरी कहते हैं, शुक्र, वीनस कहते हैं, अर्थ, पृथ्वी कहते हैं, मंगल, जिसे हम मार्स कहते हैं।
ये दोस्तों टोटल 4 होते हैं और ये इनकी विशेषता क्या होती है, ये सूर्य के सबसे नजदीक होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो होते हैं ये सूर्य के नजदीकी ग्रह होते हैं, इसलिए इन्हें इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं और ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य के बहुत निकट होते हैं और ये चट्टानों के बने होते हैं। इनमें रॉक्स पाई जाती हैं, रेंज हैं, हिल्स हैं और नेचुरली भी थोड़ा सा मतलब अर्थ के समान ही थोड़ा थोड़ा मतलब इनकी एक सरफेस है, इसलिए हम इन्हें इनर प्लैनेट्स कहते हैं। इतना क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो बृहस्पति या बाह्य ग्रह, जिसे जैविन और आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। आउटर प्लैनेट्स मैंने बताया था ना दोस्तों, ये वाले प्लैनेट्स जो हमारे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 प्लैनेट्स होते हैं जो ये आउटर प्लैनेट्स हैं। ओके दोस्तों, आशा करता हूं आपको इतनी बात क्लियर समझ में आ रही होगी। ओके, हाँ, इसके बाद आता है, हाँ, कौन कौन से ग्रह हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। ये बृहस्पति ग्रह कहा जाता है, ये सूर्य से बहुत दूर है और बहुत बड़े आकार के। ये गैस और तरल पदार्थ से बने हैं। जो इनका एटमॉस्फेयर है दोस्तों, ये गैसीय है। ठीक है, ये जो हमारे बृहस्पति हैं, शनि हैं, अरुण हैं, वरुण हैं, ये इनके पास सरफेस नहीं है, सरफेस एक तरह सतह नहीं है। और मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, 5 ग्रह, 1 2 3 4, और इसमें मंगल को भी, चलो मार्स को भी, मतलब ये जो मार्स है ना, इनको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, आकार के अनुसार अगर ग्रहों का क्रम घटते क्रम में देखा जाए तो पहला जो आता है वो बृहस्पति आता है आकार की दृष्टि से। सबसे जो बड़ा ग्रह है कौन सा? बृहस्पति है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, बृहस्पति, बृहस्पति पहले नंबर पे आएगा। फिर इसके बाद आएगा शनि। शनि कौन सा है? ये तो लिख लीजिए, ऐसा शनि लिख दीजिए। आकार की दृष्टि मतलब कि जो उनका क्या है आकार, शनि। इसके बाद अरुण है, अरुण तीसरे नंबर में। तो यहीं पे लिख दूं क्या? यहीं पे देखिए, जो बृहस्पति आएगा वो पहले नंबर पे आएगा, वाइट ले लेते हैं। ठीक है, बृहस्पति आएगा वो पहले नंबर पे आएगा। और इसके बाद दोस्तों शनि आएगा, शनि शनि दूसरे नंबर पे आएगा आकार की दृष्टि पे। फिर अरुण आएगा, फिर वरुण आएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद पृथ्वी आएगी, 5वें नंबर पे पृथ्वी होगी। फिर इसके बाद शुक्र आएगा, शुक्र आएगा 6ठे नंबर पे, और मंगल आएगा 7वें नंबर पे, और बुध आएगा 8वें नंबर पे। तो ये इनका जो क्रम हो गया दोस्तों, घटता हुआ क्रम हो गया। बृहस्पति के बाद देखो मैंने क्या लिखा, बृहस्पति के बाद दूसरा आया शनि, और तीसरा ग्रह कौन सा आया? तीसरा ग्रह आया अरुण, अरुण, और चौथा ग्रह आया हमारा वरुण। ठीक है दोस्तों, और 5वां ग्रह आया पृथ्वी, और 6ठा ग्रह आता है हमारा शुक्र। अभी सारे ग्रहों के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। और 7वां ग्रह आया हमारा मंगल। रेटिंग समझ में आ रही दोस्तों? और 8वां ग्रह आया हमारा बुध। ठीक है, ये हमारे 8 जो ग्रह हैं ये आकार के अनुसार है, मतलब सबसे ज्यादा आकार किसका? बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, और फिर मंगल, और फिर बुध। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है दोस्तों घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम। बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम, घनत्व, घनत्व जानते हैं दोस्तों, वेलोसिटी, है ना? नहीं, घनत्व तो एक तरह का आकार, जो उनका घन मतलब कि जितना वो सरफेस है। पहले नंबर पे आता है हमारा शनि। शनि कहाँ है? ये वाला, जिसके ये बेल्ट बनी होती है ना, एक तरीके का एक लेयर। ठीक, तो शनि। इसके बाद है दोस्तों अरुण, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये कौन सा है? सैटर्न, शनि। फिर इसके बाद है कौन? अरुण, अरुण ये है। फिर इसके बाद कौन सा दोस्तों? बृहस्पति, जुपिटर, जुपिटर। तो पहले नंबर पे कौन आया है? शनि फर्स्ट। फिर इसके बाद कौन आया? अरुण सेकेंड्स। और इसके बाद कौन आया है? बृहस्पति थर्ड नंबर पे आता है। और नेपच्यून्स, नेपच्यून्स को हम कहते हैं वरुण, ये आया है चौथे नंबर पे। इसके बाद मार्स,
5वें पे। इसके बाद वीनस आता है हमारा 6ठे नंबर पे। फिर इसके बाद आता है बुध, मर्क्यूरी आता है 7वें पे। और 8वें पे जो घनत्व आता है वो अर्थ का आता है। ठीक है दोस्तों, ये 8वां नंबर, अर्थात सबसे कम घनत्व शनि का है और सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है। ठीक है दोस्तों, तो 8वां पे इसको क्या लिख दिया है, बुध और पृथ्वी। कम घनत्व शनि का है, सबसे अधिक किसका है, पृथ्वी का, शनि का, सैटर्न। शनि का सबसे घनत्व है कम है, सबसे कम घनत्व किसका, शनि का, सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कम क्रम। कभी कभी दोस्तों इन सारी चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कम क्रम क्या है। क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है, तो बस शनि। सबसे अधिक घनत्व किसका है, पृथ्वी। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे भी गए हैं दोस्तों। मैं जब क्वेश्चंस वाली सीरीज लेके आऊंगा तो मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा कि कौन से क्वेश्चंस कौन से और सारी चीजों को और कब पूछे गए डिटेल भी लिखी होगी। अब आते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। पहले नंबर पे आता है हमारा बुध, ये मर्क्यूरी फर्स्ट पे आता है। सेकंड पे आता है शुक्र, थर्ड पे आती है अर्थ, फोर्थ पे आता है मार्स, और फिफ्थ पे आता है बृहस्पति, और सिक्स्थ पे आता है सैटर्न, और सेवेंथ पे आता है यूरेनस, और एट पे आता है नेपच्यून। ये सारे हैं जो है ना सूर्य की दूरी के अनुसार है। ठीक है, और अगर सबसे निकट ग्रह की बात करें तो वो बुध है, और सबसे दूर फर्देस्ट ग्रह जो है वो अरुण है। इतने बात दोस्तों क्लियर है। मतलब जो सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है वो हमारा मर्क्यूरी है, और सबसे जो दूर फर्देस्ट ग्रह है वो नेपच्यून, सॉरी नेपच्यून, हाँ वरुण है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा बात, कुछ इससे इंपॉर्टेंट चीज है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सूर्य की सबसे नजदीकी ग्रह का नाम बताइए, तो याद रखिएगा दोस्तों बुध है। अगर पूछ ले सूर्य से सबसे दूरी दृष्टि में तो वरुण है। ओके दोस्तों, हम आते हैं दोस्तों द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। पहला ग्रह है बुध, बुध। फिर इसके बाद आता है मंगल, फिर इसके बाद आता है शुक्र, फिर इसके बाद आता है पृथ्वी, फिर इसके बाद आता है अरुण, फिर इसके बाद आता है वरुण, फिर इसके बाद आता है शनि, फिर इसके बाद आता है बृहस्पति एवं बृहस्पति। यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला जो ग्रह है वो बुध है। कौन है, बुध। और अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन है, बृहस्पति। मतलब समझ में आया दोस्तों, सबसे ज्यादा जो द्रव्यमान है वो बुध का होता है, ये बुध का द्रव्यमान है। और सबसे जो अधिकतम सॉरी न्यूनतम द्रव्यमान बुध है, बुध सॉरी। और सबसे अधिकतम किसका है, वो किसका है, बृहस्पति का है, जुपिटर का है। इतना दोस्तों याद रखिएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम। परिक्रमण काल क्या होता है, कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे फास्टेस्ट चक्कर लगाता है। समझ में आए दोस्तों, परिक्रमण माने होता है जो ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने वाले को परिक्रमण कहते हैं। मतलब किसी भी ग्रह, किसी भी प्लेनेट द्वारा एक सूर्य का पूरा चक्कर लगाया हुआ उसे परिक्रमण काल कहा जाता है। इतना समझ में आया? जैसे मान लीजिए ये हमारा सूर्य है और ये मान लीजिए हमारी अर्थ है। तो अगर हमारी अर्थ यहाँ से प्लैनेट्स चक्कर लगाना शुरू करती और यही घूम करके अपनी जगह पे आ जाए, हमारी अर्थ 365 दिन लगते हैं एक चक्कर लगाने पे, तो ये क्या है, एक परिक्रमण काल है। तो ऐसे बढ़ते क्रम में तो सबसे ज्यादा बुध, इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, फिर इसके बाद मंगल, इसके बाद बृहस्पति, इसके बाद शनि, इसके बाद अरुण और वरुण। ये हमारे जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं यह क्रम बताते हैं परिक्रमण काल से। और जो सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा जल्दी सबसे तेज बुध लगाता है और सबसे स्लो वरुण लगाता है। क्वेश्चन याद रखिएगा। परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। ठीक है, बृहस्पति परिभ्रमण, और इसके बाद शनि,
वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। ठीक है, बढ़ते क्रम पे सबसे तेज जो अपने चक्कर अपने अपने पास तो बृहस्पति और सबसे कम शुक्र। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पूछे सबसे ज्यादा कौन झुका है, शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण और अरुण। इतना दोस्तों क्लियर है। ये सारे अगर कलर न समझ में आ रहा हो तो मैं इसमें ग्रीन ले लेता हूँ, ग्रीन सही रहेगा दोस्तों। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। शुक्र एवं वरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण एक ही दिशा में है। यह मतलब शुक्र और वरुण जो को छोड़कर सभी ग्रहों का घूर्णन जो है वो एक ही ग्रह पे है, मतलब एक ही परिक्रमण पे है। शुक्र और वरुण ही अपना दिशा अलग चलते हैं और शुक्र एवं वरुण अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। अच्छा, आपको दिशाएं पता है? एक क्वेश्चन अगर हो जाए डायरेक्शंस हमारी कितनी है, तो डायरेक्शंस मुझे पता है आपको, नॉर्थ ये होती है, साउथ और ईस्ट और ये वेस्ट, और इधर नॉर्थ ईस्ट होती है, इधर साउथ, हाँ ठीक है, साउथ ईस्ट होती है, ये हमारा साउथ वेस्ट होता है और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट होता है। ठीक है, या हाँ नॉर्थ वेस्ट ही कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे डायरेक्शंस होते हैं। तो हमारी जो अर्थ है, अर्थ कह रहा हूँ सॉरी, ये जो प्लेनेट घूमते हैं शुक्र और वरुण, इनका पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, मतलब जो भी प्लैनेट्स हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमे, मतलब इधर की तरफ रोटेट करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, मतलब क्लॉक वाइज, क्लॉक हमारी ऐसे ही तो चलती है, जैसे क्लॉक है तो क्लॉक ऐसे ही तो चलती है, छिक 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 ऐसे चलती है ना हमारी क्लॉक वाइज। तो क्लॉक वाइज घूमते हैं, जबकि अन्य सभी ग्रह घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है दोस्तों, जरा ये समझिए। एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। जो हमारी वॉच होती है ना, वॉच वॉच होती है, तो वॉच की जो विपरीत दिशा होगी, मतलब चलती इधर की तरफ है लेकिन चल किधर रही, ऐसे चल रही है ये वाली चाल। तो ऐसा तो घड़ी हमारी चलती नहीं है, हमारी घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे चलती है ना। तो ये होती है दोस्तों एंटी क्लॉक। ओके, मतलब इधर की ओर चक्कर लगाना। मतलब दो प्लैनेट्स तो हमारे शुक्र और अरुण, वो क्या करते हैं, वो ऐसे चक्कर लगाते हैं, बाकी हमारे ग्रह कौन सा चक्कर लगाते हैं, ऐसे ग्रह चक्कर लगाते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इतना क्लियर दोस्तों? आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं प्रत्येक अपने एक एक ग्रह को पढ़ते हुए, और हम अपने सभी ग्रहों को उनकी जो भी विशेषता है, अभी हमने अपने सोलर सिस्टम में जो भी रिसर्चेस हुए हैं उन्हीं को समझते हैं, और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला जो हमारा प्लैनेट्स है वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को दोस्तों कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, बुध, बुध कहते हैं। तो आइए बुध को शुद्ध कर लिया जाए। ये हमारा बुध ग्रह है, यह सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। आपको मैंने बताया ये सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, जो सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले हमको दिखाई देता है। यही जो प्लेनेट है हमको ये 2 घंटे पहले दिखाई देता है, दिखाई पड़ता है सूर्य से निकलने से पहले। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनर प्लैनेट्स में कौन सा ऐसा प्लैनेट्स है जिसके पास अपना खुद का उपग्रह ही नहीं है। अभी मैं बताऊंगा उपग्रह क्या होता है। उपग्रह दोस्तों अगर बताऊं तो उपग्रह वो होता है जो इस प्लैनेट का ही चारों ओर चक्कर है। जैसे अपना 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 ग्रह का जो प्लैनेट्स कौन है, चांद, मतलब अपना ग्रह कौन सा, अर्थ। हम लोग अर्थ पे ही तो रहते हैं, तो अर्थ का अभी बताऊंगा सबके बारे में। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पेन ले लिया जाए। ठीक है, तो इसका जो विशिष्ट गुण है वो चुंबकीय क्षेत्र का होना, और यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम में पूरी करता है। अभी हमने पढ़ा था ना कि सबसे कम परिक्रमण काल किसका है, मतलब सबसे फास्टेस्ट, तेज करता है। तो मतलब यह जो है सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी कर लेता है, मतलब बहुत फास्ट घूमता है, सड़ 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 सड़
कंप्लीट कर लेता। अभी हम लास्ट में हम प्रत्येक हर प्लैनेट्स के बारे में समझेंगे कौन कितने दिन में करता है, उसके बारे में अभी यहाँ लिखा होगा तो बता देंगे, ठीक है। अर्थात यह सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय वाला ग्रह है, सर्वाधिक अच्छा घूमता है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। क्यों? जो जिस साइड पे जो सन की किरण पड़ती है इस पे, तो उधर तो ये तो बहुत हीट हो जाता है, बहुत गर्म रहता है। लेकिन जब जिधर अंधेरी रात होती है, क्या होती है, जिधर अंधेला होता है उधर तो ऐसा कुछ सिस्टम होता ही नहीं। वहां पे इसका तापांतर सभी ग्रहों में से अधिक है, 600 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसका तापमान जो है रात में -173 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, और वह दिन दिन पे 427 डिग्री हो जाता है। समझ रहे हैं दोस्तों, 427 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो ये रही जितनी भी सारी ये मर्क्यूरी की विशेषताएं हैं, ठीक है। इतना क्लियर है दोस्तों। आइए अब समझते हैं अपने वीनस के बारे में। वीनस हमारा जो सेकंड प्लैनेट्स है, शुक्र ग्रह, ठीक है। हमारे ये जो प्लैनेट्स हैं, ये वाला प्लैनेट्स, ये देखो ये वीनस ही तो है, वीनस सेकंड प्लैनेट्स, हम सेकंड प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो सेकंड प्लैनेट्स ये पृथ्वी का निकटतम, सबसे नहीं, ये सेकंड नंबर का प्लैनेट्स है। पृथ्वी का दूसरा सबसे नजदीकी ग्रह माना जाता है, और सबसे चमकीला ग्रह है, और यह सबसे गर्म भी है, ठीक है। शुक्र क्या है, गर्म भी ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, और ये चमकीला है। कैसा है? चमकीला। अभी इसे और भी सारी चीजें पढ़ते हैं। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। सांझ का तारा या भोर का भी तारा कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भोर का तारा किस प्लेनेट को कहते हैं, किस ग्रह को कहते हैं, तो वो शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो जब शाम हो, क्या हो दोस्तों, जब शाम होती है तो आपको ये कहाँ दिखाएगा, वेस्ट में दिखाई देगा, पश्चिम दिशा में दिखाई देगा। और जब सुबह होगी तो आपको ये पूर्व दिशा में दिखाई देगा। समझ में आई बात दोस्तों? यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणा आवर्त क्लॉकवाइज में चक्कर करता है, और इसे पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है, मतलब पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी की बहन, कभी कभी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि धरती की बहन किसे कहा जाता है, बहन अर्थ की, ठीक है। अर्थ की बहन किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, भगिनी कहते हैं, हम वीनस को कहते हैं। यह घनत्व और आकार व्यास में पृथ्वी के समान है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि भाई तो भगिनी कहा जाता है। यह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, और सबसे नजदीकी ग्रह यही है पृथ्वी के। तो इसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है, ठीक है दोस्तों, इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। इसके बाद आते हैं दोस्तों जुपिटर। ये आपको दिख रहा होगा जुपिटर। अच्छा, इसमें मैंने जुपिटर लगा दिया है तो मतलब ये इनर प्लैनेट से बाहर हो गया, सॉरी, चलो कोई बात नहीं। अगर कहो तो मैं सेम वे में पढ़ा था, चलो चलो मार्स ले लेते हैं। मंगल, मंगल तो इनर प्लैनेट है ना, देखो ना, मंगल, मंगल हमारा इनर प्लैनेट्स है। तो अभी मार्स के बारे में पढ़ते हैं। शुक्र पढ़ लिया हमने, ठीक है। अभी हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले मंगल के बारे में पढ़ लेते हैं। क्लियर दोस्तों? तो जो मंगल मार्स ग्रह है, अर्थ के बारे में तो पढ़ना ही है, तो पहले सारे प्लैनेट्स को खत्म कर लेते हैं। तो जुपिटर ही ले लो, चलो जुपिटर। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, माना जाता नहीं है भी, और इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे 10 घंटा या सबसे कम, और सूर्य की परिक्रमा करने में से 12 वर्ष लगते हैं दोस्तों, ठीक है। सूर्य की जो परिक्रमण काल, इसको 12 वर्ष लगते हैं। और बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1,000वां भाग है। समझ रहे हैं? जो जुपिटर है, इसका जो 1,000वां भाग है वो क्या है, जुपिटर से काफी, मतलब 1,000वां भाग है इसका, काफी बड़ा है, ठीक है। और ये पूरे हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। इसके उपग्रह गैनीमीड और पीली रंग का सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। और दोस्तों जो इसमें आपको लेयर देख रहे हैं, ये वाली लेयर है, ये जब ये सारी गैसें हैं, तगड़ी तगड़ी गैसें हैं, अगर यहाँ कोई घुस जाए तो खत्म हो जाए। अब आते हैं इसके मंगल ग्रह। मंगल ग्रह मैंने बगल पे भी लगाया, आपको दिखाऊंगा।
इसे लाल ग्रह रेड प्लैनेट्स कहा जाता है। इसका रंग जो होता है वो लाल कलर का होता है और आयरन ऑक्साइड के कारण। अगर क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि मंगल ग्रह का कलर रेड क्यों होता है, तो वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। इसका कक्षा तली जो है, कक्षा तली वो 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। इसी इसी के कारण जो है मार्स पे हमारे नासा के वैज्ञानिक रोवर भी भेजे हैं। ठीक है, इस ये जो टिल्ट है, कितना टिल्ट है, 25 डिग्री टिल्ट है, और इस टिल्ट होने की वजह से भी क्या बदलते हैं, मानसून बदलते हैं यहाँ के। ठीक है, ये 25 डिग्री टिल्ट है, ऐसे करके मतलब झुका हुआ है, तो यहाँ पर मानसून परिवर्तन होते रहते हैं। इसके दिन का मान अक्ष के झुकाव पर पृथ्वी के समान है, और यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। मतलब दोस्तों हमारी अर्थ कितना लगाती है, 24 घंटा, ये कितना लेता है, 24 घंटा। और तो कहीं ना कहीं मार्स जो है हमारी अर्थ की तरह रिएक्ट करता है, तो वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि कभी ना कभी, कभी ना कभी इस प्लैनेट पे लाइफ रही होगी। इसलिए खोजने के लिए बहुत सारे ग्रह भी भेजे गए। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस एंड डीमोस। 2 उपग्रह इसके भी हैं, हमारी अर्थ का भी एक है, अभी अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। हमें मतलब अर्थ से डबल डबल लेता है, डबल ही ले लो, है ना, डबल ही। तो हमारी अर्थ को लगते हैं 365 दिन, इसे लगते हैं कितना, 687 दिन का समय। इतना क्लियर है दोस्तों। और ये मार्स की सरफेस है, और ये एक रोवर भेजा गया था जो कि मार्स में चल करके आया और वहां पर बहुत सारे रिसर्चें की हैं। ठीक है, तो ये मार्स है। और रेड यहाँ पे जानते हो, देखो कितने बड़े बड़े चट्टान हैं, ये चट्टान, ये चट्टान, ये सारी चट्टानें हैं। तो ये सब कैमरे से खींची गई हैं इस रोवर के द्वारा, ये काफी दिनों से वहां पे। ठीक है, और कुछ है, कहते हैं कि सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो ओलिपस मेसी है। ओलिपस मेसर ये सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, निक्स ओलिपिक्स, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। ये आपको जो ये एवरेस्ट दिख रहा हो, ये पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही है दोस्तों, ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये माना जाता है कि हमारे सौर मंडल में कहाँ पे, मंगल ग्रह पे ही है। तो दोस्तों समझ रहे हो, जैसे हमारी अर्थ पे माउंट एवरेस्ट है, और वैसा यहाँ पे कौन सा है, निक्स ओलंपिक्स। और सबसे ज्वालामुखी भी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है कौन सा, ओलिपस मेसी। ठीक है, ओलिपस मेसी यहाँ एक बड़ा सबसे ज्वालामुखी भी है, और निक्स ओलिम्पिया एक माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा ऐसा है। ठीक है, 3 गुना ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। कौन सा, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, ये क्या है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। किस ग्रह पर है, मार्स पे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते देखो, जो भी अभी हमें जो रिसर्च मिली है, जो खोजें मिली हैं, उन्हीं के आधार पर अभी रिसर्च है जो लिखा है, वो सारी चीजें पढ़ती हैं, और ये सारे क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों सैटर्न, शनि की तरफ। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना और मोटी प्रकाश वाली कुंडली है, और वलय की संख्या 7 है शनि पर। ठीक है, सैटर्न पे, अभी सैटर्न इधर हमने लगाया होगा। ठीक है, शनि, यह आकार में पीले पीले तारे की समान दिखाई पड़ता है, और शनि तो यही है ना हमारा सैटर्न, ये वाला। ठीक है, इसका घनत्व तो सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा, इतना घनत्व दोस्तों कम है ना। अगर अच्छा देखो, कोई वस्तु जल पे कैसे तैरती है आपको पता है, जब उस वस्तु का घनत्व कम होगा तो वो जल पे तैरती है। तो वो ये जो हमारा सैटर्न है, शनि है, इसका घनत्व इतना कम है कि जल पे तैरने लगता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन यह आकार में बुध के बराबर है, और टाइटन की खोज साल 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री
क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी, और यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है, समझ रहे हैं, इसी का। और होबे नामक शनि का एक उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं दोस्तों अरुण। अरुण यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग 215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज सन 1781 में विलियम हार्शल द्वारा की गई है। इसके चारों ओर नी वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि यह अन्य ग्रहों पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त घूमते हैं। ठीक है, यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। अब बात सही है दोस्तों, अगर ये उल्टा घूमेगा तो उल्टा सूर्यास्त भी होगा। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ कि लेटा हुआ है। ये देखो, मतलब ये तो शनि है, ये है। ठीक है, ये शनि मैंने लगाया है और इसका उसका चंद्रमा है। यह अपनी धुरी पर स्वयं से इतना लेटा हुआ लेटा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ ले कि लेटा हुआ ग्रह कौन सा, तो वो है यूरेनस। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है, टाइटेनिया। अब आते हैं वरुण की तरफ। ये हमारा वरुण है। इसकी खोज साल 1846 में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाल ने की थी, याद रखिएगा। वरुण की खोज किसने की थी? जहान गाल ने की थी। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है और इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसमें मैंने बताया था ना, ये आउटर प्लैनेट्स हैं दोस्तों, हमारे ये सारे आउटर प्लैनेट्स हैं और इनमें सिर्फ और सिर्फ मीथेन, मीटेन, प्रोपेन और इसी तरह बादलों के से बने हुए हैं। इसका जो उपग्रह है टाइटन प्रमुख है। ठीक है, इनके पास अपना है। अब दोस्तों आते हैं हमारी पृथ्वी, हमारी प्यारी पृथ्वी। दोस्तों हमारी व्हाइट ले लिया जाए क्या? चलो, अवर हमारी प्यारी धरती, जिसमें हम मानव निवास करते हैं। लेकिन हम मानव मैं मानव से थोड़ा सा दुखी रहता हूँ, क्योंकि हम अपनी प्यारी सी धरती को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और ये बेचारी देखो, ये चमकता हुआ सूर्य और किस तरह से हमको प्रोटेक्ट करके रखती है। क्या बनाने वाले ने क्या बनाया है, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल दोस्तों, है ना। आइए तो देखो, ये हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। कैसे लग रही है रोटेट करते थे? अच्छी लग रही ना? देखो कितनी प्यारी घूम रही है। दिस आवर अर्थ, आवर अर्थ, हमारी धरती, हमारा गोला। आइए, अब हमको अर्थ के बारे में ही पढ़ना है। पूरा अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, क्या कैसे चीजों से झुकी है, क्या कैसे चलते, सारी चीजें। तो पृथ्वी का आकार 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा के तल पर बने लंबे 23.5 डिग्री सेल्सियस झुका हुआ है। हमारी जो अर्थ है उसका झुकाव कितना है, आपको पता है? हमारी अर्थ का जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री। ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ जो है हमारी 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की तल 66.5 डिग्री से कोण बनाता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है और एकमात्र इसका उपग्रह चंद्रमा है। इसका चंद्रमा एक ही है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास इसका 12,713.6 किलोमीटर है। दोनों व्यासों का अंतर जो है वो 43 किलोमीटर का है, घटा के देख लीजिए। पृथ्वी का औसतम व्यास जो है 12,742 किलोमीटर। इसकी गणना सर्वप्रथम डायरेस्ट्रॉनीज ने की थी। किसने? डारेटास्नीज,
सूर्य से पृथ्वी की दूरी इसकी 149.6 मिलियन किलोमीटर न कह करके आप इसे लाइट ईयर भी कह सकते हैं, प्रकाश वर्ष। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 24 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। टोटल 24 घंटे हम कह देते हैं, लेकिन लगता कितना है, कितना लगता है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। मैंने बताया था ना, घूर्णन होता है, देखो परिक्रमण क्या होता है, जो सूर्य का चक्कर लगा। अब ये देखो, ये धरती क्या कर रही है, अपने ही अक्ष पे तो घूम रही है, अपन मतलब ये वाला इसका 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री यही तो है, और ये क्या कर रही है, बस अपने अक्ष पे घूम रही है। तो अपने अक्ष पे घूमने को क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। इसी गति से दिन रात होते हैं और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, लगभग 365 दिन 6 घंटे में समय लगता है। क्यों लगता है मैं बताता हूँ। देखो, हमारी अर्थ को जो है सन का एक पूरा रोटेशन चक्कर लगाने पे ऐसा माना जाता है 365 दिन लगता है, ठीक है, 365 दिन 6 घंटे, यही 6 घंटे मिला करके 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 24 घंटे, मतलब एक दिन हो जाते हैं। तो टोटल 366 दिन भी हम कह सकते हैं। क्यों 366 कह सकते हैं दोस्तों, 366 दिन जो हैं दोस्तों, 366 दिन ही जिस ईयर पे होते हैं उसे हम लीफ 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 ईयर कहते हैं ना, लीफ ईयर तो कहते हैं, हाँ लीप ईयर कहते हैं। सॉरी, मैं भी गलत बोल रहा था, मुझे याद नहीं आया था, ठीक है। जब 366 दिन का होता है जो साल, उसे हम कहते हैं लीप ईयर। मैंने सोचा यहाँ भी आपको बता दिया जाए, लेकिन क्यों कहते हैं, अगर देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लो 2028 4 से डिवाइड हो जाए, है ना, 7 चौक 28 डिवाइड हो गया, मतलब वह साल जो किससे डिवाइड हो जाए, वह साल जो डिवाइड हो जाए कितने से, 4 से, वो साल क्या होता है, वो लीप ईयर कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़े, तो इस समय अवधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का मध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 29.8 किलोमीटर प्रति घंटे होता है, प्रति सेकंड्स होता है दोस्तों, सेकंड्स होता है। सूर्य के चतुर्दिक और पृथ्वी की इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमते हुए सूर्य का पूरा चक्कर, मतलब उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। वॉइस अभी भी क्लियर है, ठीक है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा लगे समय को एक सौर वर्ष कहा जाता है, और प्रत्येक सौर वर्ष जो है एक कैलेंडर वर्ष लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिससे हर चौथे वर्ष में लीप ईयर बनकर समायोजित होता है। लीप ईयर में 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह 28 दिन के बाद 29 दिन की हो जाती है। मैंने आपको बता दिया, जो लीप ईयर होता है ना, लीप ईयर, लीप ईयर क्यों होता है, जब हमारे 366 दिन होते हैं, 6 घंटे बन करके एक दिन 24 घंटे, तो 366 हो गए, और जब वो जो साल जो ईयर 4 से कट जाए वही लीप ईयर, उसमें फरवरी बाकी 28 होती है, जब लीप ईयर होता तो 29 दिन की होती है। इतना दोस्तों क्लियर है, जो भी सारी चीजें थी हमने पढ़ लिया। अब देखिए, ये हमारी एक्सिस है, ये अर्थ ऐसे एक्सिस है, ये हमारा नॉर्थ होता है और ये हमारा साउथ होता है, ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ठीक है दोस्तों। अब हमारी जो अर्थ है ईस्ट पे टिल्ट है, रोटेशन एक्सिस है, और बस ऐसे ऐसे रोटेट करती है, ऐसे, ठीक है, ये रोटेशन अर्थ है, और बाकी ये ऐसे नहीं घूमना चाहिए, ठीक है। और कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। देखिए, हमारी जो अर्थ है, ये मैंने बना लिए, अर्थ के जो इस वाले क्षेत्र को 0 डिग्री से होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटर, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। अभी मैं यहाँ समझा रहा हूँ, फिर समझाऊंगा। और इस वाली रेखा को क्या कहते हैं, 23.5 अंश होती है, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। और इस नीचे वाली लाइन को हम कहते हैं, ये भी 23.5 अंश
ये कहाँ होती है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की होती है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर की होती है। तो इसे हम कहते हैं मकर रेखा दोस्तों। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, ये 23.5 एक्सिस में टिल्ट है और इसी की वजह से मानसून परिवर्तन होता है और दिन रात भी तो आपको पता है अपने चक्कर लगाने से होते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसके अक्ष पर झुके होने के कारण सूर्य व के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है और वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात और छोटे छोटे होते हैं। ये जो रोटेशन आप चक्कर देख रहे हो ये इन्हीं की वजह से होता है। देखो शीत ऋतु कब बदलता है, अभी मैं बताता हूँ उनके बारे में। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है शुक्र के समान है और जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इतना क्लियर लग रहा है दोस्तों मुझे। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी को माना जाता है। ठीक है, सबसे पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है और यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी को कहते हैं। स्टार, सूर्य की बात करो दोस्तों, प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक है, सूर्य है, स्टार है। ठीक है, अब समझते हैं दिन रात कैसे होती है। देखिए दिन रात कैसे होती है, ये हमारा सन है, दिस इज आवर सन, और ये हमारी अर्थ है। अब जिस टाइप जहां पर सन की किरणें विपरीत पड़ेगी उस क्षेत्र पर तो क्या होगा? उजेला। जैसे इधर देखो, इस वाले क्षेत्र पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, इस वाले क्षेत्र पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो इस वाला ये वाला जो भाग है इस पे तो होगा दोस्तों दिन, पीछे वाले पे नहीं पड़ रही तो इधर क्या होगा? रात। तो दिन रात ऐसे होती है। अब एक चीज और समझना है, अपसौर और उपसौर कैसे होता है। ठीक है, मतलब जी ये सूर्य के ऑर्बिट के कारण ही क्या होता है? दिन और रात में परिवर्तन होता है। और जैसे इधर देखो 23.5 टिल्ट होने की वजह से इस छात्र पर पड़ रही है। ठीक है, तो साइरस या स्टार डॉक्स पृथ्वी के 9 प्रकाश वर्ष दूर है एवं सूर्य से 2 गुने व्यास वाला तारा। यह रात में दिखाई पड़ने वाला तारा है। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया होगा आशा करता हूँ। अब आते हैं मून्स पे। हमारी जो अर्थ है, देखो ये हमारी अर्थ हो गई, ओके, और अर्थ हमारी टिल्ट है 23.5 डिग्री और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने का काम करता है कौन? मून। अब थोड़ा बारी आ गई मून की, तो थोड़ा सा आप समझते हैं मून के बारे में। तो ये हमारा क्या है? मून। ठीक है, मून का काम क्या है? मून हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, ऐसे, और 1 महीने में पूरा चक्कर लगा देता है, लगभग 28 दिन में। ये हमारा मून है। ये क्या है? मून। आइए थोड़ा मून के बारे में पढ़ते हैं और मून की सारी चीजों को बारे में समझते हैं। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेस्नोलॉजी, क्या सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा की जो इनकी अध्ययन कलाओं को अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं और ये चंद्रमा का पिछला भाग जो कि अंधाकारमय होता है। ठीक है, चंद्रमा जो है अब जब शुरुआती अक्ष पे होता है तो फर्स्ट डे इसका होता है, सेकेंड डे होता है, और ऐसे करते 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 ये एक दिन फुल मून पे आ जाता है। फुल मून, फुल मून, फुल मून को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा। और अमावस्या कब कहते हैं? जब न्यू मून होता है। ठीक है, अमावस, पूर्णिमा की रात। ठीक है, अब आइए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लिबनिटीज पर्वत जो कि 35,000 फीट और 10,600 मीटर है और चंद्रमा का उच्चतम पर्वत
यही माना जाता है। चंद्रमा का जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? चंद्रमा का जीवाश्म ग्रह ये है। पृथ्वी सॉरी चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और टोटल इसको 28 दिन मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगर कभी भी ऑप्शन में दोस्तों 28 दिन हो तो बिल्कुल टिक करिएगा, नहीं तो बाकी अगर 27 दिन भी हो तो अभी टिक करिएगा। अगर देखो 28 दिन हो बाकी 27 ना हो तो 28 टिक करिएगा। अगर 28 दिया है 27 दिया है तो आप 28 को टिक करिएगा, 27 को टिक ना करिएगा। और कई कई बार ये मान्य होता है और नहीं भी मान्य होता, ठीक है। और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा 57.5 मतलब 57% भाग देखा जा सकता है, बाकी नहीं देखा जा सकता। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के 7 से 58.48 डिग्री का अक्ष कोण का अक्ष बनाता है और चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है और इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है और चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर, ठीक है, तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग हो। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी है 3,84,365 किलोमीटर और सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि है 29.53 दिन, मतलब 29 दिन में 12 घंटे और 44 मिनट और 2.8 सेकंड भी होती है, ठीक है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 भी होता है। ये जो परिक्रमण काल होता है वो 28 दिन, मतलब 28, 29, 27, 29, कई सारे एक्सेप्शन है दोस्तों, ठीक है। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक्स मास कहा जाता है। मतलब कहते हैं ना तुम 30 दिन भी मांग के चलना, देखो ऑप्शन अगर 27 दो 27 दे 28 दे 29 दे और 30 दे, ठीक है। तभी मैं अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको परेशान मत होइएगा। ऐसे अगर क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं मैं ढूंढ के लाने का प्रयास करूंगा अगर प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए होंगे, ठीक है। बाकी अभी चंद्रमा से क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इस तरह के क्वेश्चंस बनते हों, ठीक है। अगर बनेंगे तो मैं जरूर करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है और 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.1 सेकंड की अवधि के एक नक्षत्र मास कहलाता है और ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है, ठीक है। हम सारी चीजों को समझ चुके हैं, जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। आइए कुछ और भी चीजें समझते हैं जो कि अपोलो अपोलो 11 करके चंद्रमा में कुछ लोग गए थे, आइए उनके बारे में समझते हैं। अंतरिक्ष में यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला कि चंद्रमा की उतनी ही पुरानी है जितना कि पृथ्वी 460 करोड़ वर्ष। इस चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। टाइटेनियम सुपरमून कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे इसी को सुपरमून कहते हैं। इसे पिरिजी मून भी कहा जाता है। पिरिजी मून ये होता है, पिरिजी मून जब क्या होता है? चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, ठीक है। इसमें चांद 14% से ज्यादा बड़ा और 30% से अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। सुपरमून शब्द जो है 1989 ईस्वी में ज्योतिषी रिचर्ड नोबल द्वारा दिया गया था और ये अपोलो 11 के नील आर्मस्ट्रॉन्ग्स हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इन्हें पहले ऐसे वैज्ञानिक हैं या एस्ट्रोनॉट्स कह दिए जाए जो मून की सरफेस पे इन्होंने कदम रखा था, ये तीनों वैज्ञानिकों ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अपोलो 11, अपोलो 12, अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16 और अपोलो 17 ये सारे मून पे प्रयोग किए गए, सारे भेजे गए कई कई देशों के साथ मिलकर के। ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून समझते हैं। यह एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं तो दूसरी पूर्णिमा को चांद का ब्लू मून कहा जाता है। ऐसे सुनहरा मून एकदम होता है ना। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल 31 दिनों में कम होना होता है। ऐसा 2-3 साल पर होता है, कभी कभी नहीं पड़ता, 2-3 साल में। अगस्त 2012 में
दो पूर्णिमा 2 व 31 अगस्त को देखे गए। इनमें से 31 अगस्त के पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया, जबकि किसी वर्ष विशेष में से 2 या 2 से अधिक माह को ब्लू मून के होते हैं और मून ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 ब्लू मून ईयर था और वर्ष 2018 पहला ब्लू मून 31 जनवरी और दूसरा ब्लू मून 31 मार्च को, मतलब दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों, मंथ के लास्ट में ही हुआ। 31 31 जनवरी और 31 मार्च, जनवरी और मार्च, और इस तरह का सुनहरा मौसम हो जाता है। आइए आगे आप समझते हैं बौने ग्रह क्या होते हैं। बौने ग्रह जैसे मैंने आपको बताया नहीं था कि जो ग्रह ग्रहों की श्रेणी में नहीं आते, जो ग्रह को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, वो यम, जैसे यम IAU इसका नया नाम है 13430 रखा गया। क्लाइमेट क्लाइड टामनो ने 1930 में इसकी खोज की। अगस्त 2006 में IAU की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यह यम को श्रेणी की से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण है आकार और वह चंद्रमा से छोटा होना और इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना और वरुण की कक्षा को काटना। सेरस इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने की थी और IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया और इसे संख्या 1 से जाना जाएगा और इसका व्यास बुध के व्यास से 1/5 भाग होता है। ये हमारे अंतरिक्ष कुछ सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे हमारा अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है, हम पढ़ेंगे कभी उसके बारे में, ठीक है दोस्तों। तो हमने सारी चीज़ों को अभी कवर किया है और लास्ट है, आइए समझते हैं कि कौन सा प्लैनेट्स का कितना डायमीटर्स है, रोटेशन पीरियड्स कितना होता है और रिवोल्यूशंस पीरियड्स कितना होता है, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितने हैं और प्लैनेट्स का कलर कैसा है। मर्क्यूरी जिसे हम कहते हैं बुध, क्या बुध ग्रह, इसका जो डायमीटर 4878 है, ये रोटेशंस करता है 56.8 डेज में सन का और टोटल जो इसका रिवोल्यूशंस डेज होता है वो 88 दिन का होता है। इसका 0 सैटेलाइट्स है। ये सिनी ड्यू टू द बिंग्स हॉट होता है, बिंग हॉट होता है। इसके बाद वीनस, शुक्र, 12,104 इसका डायमीटर्स होता है। 243 दिन में ये रोटेशन पीरियड्स होता है, इट्स ऑन एक्सिस एंड 225 दिन में एक सन का राउंड चक्कर लगा लेता है। 0 इसमें भी है, ये ब्लू ड्यू टू द वाटर है। इसके बाद हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी 12,756 से 12,714, 23.9 आवर्स, टोटल 24 घंटे में अपना एक एक्सेस चक्कर लगाती है। 365 दिन 26 डेज, मतलब कि लगभग लगभग 366 दिन का होता है। इसका एक मून अपना है रेड, रेड ड्यू टू आयरन ऑन ऑक्साइड्स कलर है इसका। मार्स, मार्स मतलब मार्स, जिसे हम क्या कहते हैं मंगल ग्रह, 6,796, 24.6 आवर्स और 687 दिन। दो उसके क्या है दोस्तों सैटेलाइट्स, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए येलो है और SO2 और 2OS पाया जाता है इसमें। जुपिटर्स 1,42,984 इसका डायमीटर है, 9 घंटे 56 मिनट्स लगते हैं, 11 साल 11 महीने लगते हैं टोटल रिवोल्यूशंस करने में। समझ में आई दोस्तों। जुपिटर्स 79 इसके क्या हैं, बहुत सारे मैंने बताया था ना, जुपिटर्स के टिमोस और वो और भी सारे होते हैं सैटेलाइट्स हैं। ब्लैक ड्यू टू द N2 और 2N है। सैटर्न्स 1,20,536, 10 आवर 40 मिनट्स लगते हैं और टोटल लगता है 29 ईयर 5 मंथ। 82 इसके सैटेलाइट्स हैं। ग्रीन ड्यू टू द मैंने यूरेनस 51,118 इसका डायमीटर्स है। 17 घंटे 14 मिनट्स लगते हैं इसको अपना एक्सेस करने पे। 84.0 ईयर्स लगते हैं एक सन के रोटेशन में। 27 इसके मून्स हैं। लाइट ब्लू टू द मिथेन, मिथेन ये मिथेन है, मिथेन। और लास्ट है नेपच्यून जो 49,100
डायमीटर से 16 आवर 7 मिनट्स लगते हैं इसको एक रोटेशन चक्कर लगाने पे। 164.8 ईयर्स लगते हैं इसको एक रिव्यूज, और 14 इसके सैटेलाइट्स हैं। इसका कलर नहीं पता। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आज जो हमारे जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स थे, हमने सारे प्लैनेट्स को कवर किया। और आशा करता हूँ आपको ये क्लास कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और एक दिल बना करके भेज दीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए हम मेहनत करते रहें ऐसे ही। प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को आगे बढ़ाइए। हम आपके साथ हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रत्येक प्लैनेट्स को पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी सारी चीज़ें हमको और पढ़नी हैं, उनको भी कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू।